हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां दिन है और आज हम राज्य भाग 6 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, राज्य या स्टेट, इस पूरे स्टेट पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। भाग 6 को पूरा कर देंगे आज, जिसमें अनुमानित 85 आर्टिकल्स हैं। ये भाग 6 जो है राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। इससे पहले हम आपको डे 5 और डे 6 में यूनियन दे चुके हैं पूरा। कोशिश करिएगा इस वीडियो से पहले आप यूनियन का पोर्शन पूरा पढ़ लें प्लेलिस्ट में, और उसके अलावा वीडियोस में आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सारा डे वाइज मैटर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आपने यूनियन पढ़ रखा होगा तो सिर्फ ये आपका रिवीजन होगा, फटाफट हर चीज़ समझ में आती चली जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आपके सामने है वो है 153। 153 आर्टिकल में कहा गया है राज्यों के राज्यपाल। क्या मतलब है इसका? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो एक राज्यपाल को कई राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त बनाया जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ये कहती है आपकी आर्टिकल 153। फिर आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। सिंपल सी बात है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल क्या करता है? अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के दायरे में रहते हुए करता है। फिर आर्टिकल 155 में बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्त होती है राज्यपाल की, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 156 में कहा गया है राज्यपाल की पदावधि के बारे में। राज्यपाल जिस दिन से पद ग्रहण करता है तब से लेकर 5 साल तक अपने पद पर रहता है, ये बात बताई गई है आर्टिकल 156 में। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 157 में। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये बताया गया 157 में। तो सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, आप राज्यपाल बन सकते हैं। बहुत आसान है राज्यपाल बनना। पहली बात, आप क्या हो, भारत के नागरिक हो, और दूसरी बात, आपने 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो, और बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे दिवालिया ना हो, अनसाउंड माइंड के ना हो, ये तमाम बातों को लागू होती है। मगर मेन क्वालिफिकेशंस आपके पास सिर्फ 2 होना चाहिए कि आप 35 साल के हों और भारत के नागरिक हों। फिर आर्टिकल 159 में आ जाइए। राज्य द्वारा शपथ 159 में कहा गया राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ये बात बताई गई है आर्टिकल 159 में। और अगर किसी वजह से क्या हो, मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित हो, या कोई ऐसी बात हो जिससे वहाँ पर उस न्यायालय में उस वक्त मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है, तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस उच्च न्यायालय का होगा वो क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। बिल्कुल उसी तरह से बातें हैं जैसा कि संघ में आपने राष्ट्रपति के बारे में बताया, वहाँ पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति दिलाता है, यहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलाता है। बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। वहाँ पर संघ की बात होती है, यहाँ पर राज्य की बात होती है। फिर आर्टिकल 161 बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर 61 था, वहाँ पर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है 161 अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। बता चुके हैं हम इसके बारे में, पूरा डिटेल्ड पढ़ाया हमने। यहाँ पर क्या होगा? 161 इसी से संबंधित है, चूँकि इसका विस्तृत क्वेश्चन आता है इसलिए हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सॉरी, महाभियोग की बात नहीं है, ये हम शायद गलत बता गए आपको। ये 161 जो है, ध्यान रखिएगा, क्षमादान आदि की जो अनुच्छेद 72 से रिलेटेड है। 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की पावर है, और यहाँ पर अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को पावर है। क्या पावर है देख लें, अनुच्छेद 161 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जाता है।
अनुच्छेद 161 कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। वहाँ पर बहुत विस्तृत पढ़ाया हम पढ़ाए हैं अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो राज्यपाल होगा, किसी भी राज्यपाल को उस विषय के संबंध में जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रीविलंबन हमने बताया था, प्रीविलंबन का मतलब होता है रोक देना, छूट देना, विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। हमने बताया था ये बात के दंडादेश के वर्ड को वहाँ पर निपल से प्रोनाउंशिएट कर दिया था। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि राज्यपाल क्या होता है, पूरे राज्य जिस राज्य का वो राज्यपाल है, पूरे राज्य में जहाँ तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, उस पूरी कार्यपालिका शक्ति के अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, उसके जो दोष सिद्धि है उसको विराम लगा सकता है या परिहार कर सकता है। सारे शब्द का मतलब हम आपको समझा चुके हैं। जैसे परिहार का मतलब होता है कुछ कम करके दंड दे देना, विराम का मतलब होता है रोक लेना, प्रविलंबन का मतलब होता है छूट दे देना। उसके अलावा अगर दंडादेश दे दिया गया है तो दंडादेश के अधीन वो उसके दंड को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है या फिर लघुकरण कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इससे पहले एग्जैक्टली एक 161 से पहले हम आपको पूरा बता चुके हैं आर्टिकल 72 में, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित था, यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित है। तो आप कंपेयर करके पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं पहले संघ का मैटर पढ़ लीजिएगा, तब आप राज्य का मैटर पढ़िएगा, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ रिवीजन की तरह आप काम करेंगे, रिवीजन की तरह ये आपके काम आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक आपको केस लॉ भी दिया था। कहाँ गया आर्टिकल? ये आर्टिकल आपका 161 में। ये केस लॉ हमने 72 में भी दिया हुआ है, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014। जैसा कि इसमें हमने बताया था, 2 केस लॉ दिए थे वहाँ पर 72 में। इसमें भी वही बताया गया है कि जो भारत उच्च न्यायालय था उसने क्या किया था, मृत्युदंड के दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया था और उच्च न्यायालय ने इस पर मोहर लगा दी थी कि इनका निर्णय ठीक था। ये केस लॉ हम पढ़ा चुके हैं आपको, 2 केस लॉ पढ़ाए थे हमने आर्टिकल 72 में। फिर आप आ जाइए 161 के बाद 168 में। 168 क्या है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो कि क्या होगा, राज्यपाल से और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 1 सदन है। तो जिन राज्यों में 2 सदन है तो राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा विधानमंडल, और जिन राज्यों में 1 ही सदन है तो राज्यपाल और उस सदन से मिलकर क्या होगा, विधानमंडल बनेगा। बात को बिल्कुल क्लियर समझ ले। 2 विधानमंडल कहाँ पर हैं, ये बात हमने का पॉइंट में बताई हुई है। 2 विधानमंडल जहाँ होते हैं वहाँ पर बात आपको समझाएंगे हम। तो पहले तो आप राज्य समझ ले, विधानमंडल कौन से हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 विधानमंडल है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और एमकेबीटी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु। इन राज्यों में विधानमंडल जो है 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है, और जितने भी इसके अलावा राज्य हैं उन सब में जो आपका सदन जो विधानमंडल है वो सिर्फ 1 सदन से मिलकर बना हुआ है।
अब दूसरे पॉइंट में क्लियर कर दी बात कि जिन राज्यों में विधानमंडल 2 सदन से मिलकर बना होता है उसमें जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहते हैं और दूसरा सदन जो निम्न सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं। और जहाँ केवल एक सदन है तो उसका नाम सिंपल सी बात है विधानसभा होता है, वहाँ विधान परिषद नहीं होता। आप जानते होंगे कि विधानसभा में डायरेक्ट जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो लोग होते हैं और विधान परिषद में विधानसभा के लोग और नगर पालिका के लोग और ये तमाम ग्रेजुएट लोग ये सब क्या करते हैं, मतदान करते हैं। उसके आधार पर विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती, निर्वाचित किए जाते हैं, नियुक्ति नहीं निर्वाचित किए जाते हैं। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 एग्जैक्टली विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। विधानसभा क्या होंगी, किसी भी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 500 हो सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और कम से कम क्या होगी, 60 होगी। 60 किसी भी विधानसभा के सदस्य किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। डिपेंड करता है जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती वहाँ पर विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उतने ज़्यादा होते हैं। फिर अनुच्छेद 161 में बताया गया है विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषदों के अंतर्गत जो कुल सदस्य होते हैं वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 संख्या के बराबर होते हैं। मतलब एक तिहाई संख्या से अधिक नहीं होंगे, बराबर हो सकते हैं या कम रह सकते हैं। उसके अलावा किसी भी हाल में 40 से कम नहीं होंगे। कहने का मतलब होगा कि विधान परिषदों के जो सदस्यों की संख्या होती है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 अधिकतम होती है। अधिकतम संख्या विधान परिषद के सदस्यों की विधानसभा के सदस्यों के 1/3 के 3 तक हो सकती है और कम से कम 40 सदस्य जरूर होंगे विधान परिषद में। 40 से कम लोग नहीं हो सकते किसी भी विधान परिषद में। अब यहाँ पर हमने आपको एग्जैक्टली ये हमारा आर्टिकल 171 था। अब यहाँ पर आप 171 से पहले आप आ जाइए 185। ये सारे प्रीलिम्स के पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्रीलिम्स का यहाँ से प्रश्न बनता है। ये सारी चीज़ें हम हालांकि संघ में आपको संघ का मैटर जब पढ़ाया था तो संघ से रिलेटेड पढ़ाई थी। अब चूंकि राज्य की बात चल रही है तो राज्य से रिलेटेड मैटर होगा। अनुच्छेद 185 देख लें कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। ये बात आप समझ लीजिए कि जब क्या हो कि किसी सभापति या उपसभापति को उस विधानमंडल ने मन बना लिया कि अब हम इनको पीठासीन नहीं रखेंगे, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी को ऐसा पीठासीन सभापति या उपसभापति को किसी भी प्रक्रम में प्रथमता मत देने का अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। कहने का मतलब है कि चूंकि जो सभापति या उपसभापति होते हैं ये मत बराबर होने की दशा में भी अपने वोट का प्रयोग करते हैं और जिधर ये वोट देते हैं वो बहुमत में आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये लोग अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि इनको पीठासीन ना रहने का मन बना चुकी है विधानमंडल, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ये प्रथमता तो मत दे सकते हैं मगर मत बराबर होने की दशा में ये किसी भी हाल में मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। फिर अनुच्छेद 196 में आ जाइए। आर्टिकल 196 कहता है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। क्या मतलब है इसका कि पहली बात तो यह है कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा हो, ये बात ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक या कोई भी वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है। कभी भी धन विधेयक या कोई अन्य वित्त विधेयक विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा, नहीं पुनः स्थापित किया जाएगा, नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
और इसके अलावा धन विधेयक या वित्त विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक किसी भी विधानमंडल के किसी भी, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो विधानसभा हो, किसी भी अंग में लाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर आर्टिकल 199 पर आ जाइए, धन विधेयक की परिभाषा। हम बता चुके हैं धन विधेयक क्या होता है। किसी भी धन को अधिरोपण करना, उत्साधन करना, परिहार करना, परिवर्तन करना या विनियमन करना या राज्य द्वारा राज्य की संचित निधि या राज्य का उधार लिया जाना या राज्य किसी को उधार दे, तो ये सारे धन क्या होते हैं, धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। धन विधेयक की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो अनुच्छेद 199 में। एग्जैक्टली ये जो शॉर्ट में हम पढ़ा रहे हैं ये सारे टर्म्स इस तरह से पूछे जाते हैं कि धन विधेयक किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो आप बता देंगे अनुच्छेद 199 में। फिर अनुच्छेद 200 में क्या बात बताई गई है, विधेयकों पर अनुमति। आप जानते हैं कि विधेयकों पर अनुमति कौन देता है, राज्य का राज्यपाल देता है। और अनुमति देते समय क्या कर सकता है, राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति देने से रोक भी सकता है, इसको ये अधिकार होता है। मगर अगर धन विधेयक है या कोई वित्त विधेयक है और उसने एक बार उस पर अनुमति रोक ली है तो होगी क्या, विधानसभा दोबारा उस वित्त विधेयक को प्रस्तुत करती है राज्यपाल के समक्ष, और दोबारा प्रस्तुत करने पर क्या होगा, राज्यपाल को वित्त विधेयक या धन विधेयक पर अपनी अनुमति देना ही होगी, वो उससे नहीं बच सकते। इतनी बात आप समझ गए कि राज्यपाल क्या होता है, जब दोबारा पुनर्विचार के लिए उसके बाद धन विधेयक या वित्त विधेयक लाया जाता है तो अब वो क्या करेगा, अपनी अनुमति देगा ही देगा। फिर आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। क्या कहलाता है, साल भर में जो भी राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया, जो भी कमाया गया, जो भी उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, फायदे हैं, नुकसान हैं, ऋण लिए गए हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण में, जो कि अनुच्छेद 202 में बताया गया है। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 213 में। 213 आर्टिकल की बात हम कर लें, मेंस में आता है 213, मेंस के हिसाब का है ये, आप आर्टिकल 213 देख लें। वहाँ पर जब संघ की बात कर रहे थे तो वहाँ पर 123 था, आर्टिकल 123 था। राज्य की बात करेंगे तो आर्टिकल 213 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कहलाता है अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। क्या मतलब है, पहले ही पॉइंट में बताया गया है कि होता क्या है, जब कोई राज्य है और जहाँ पर 2 सदन है तो दोनों सदन अगर सत्र में नहीं है और अकेला सदन है तो वो सदन सत्र में ना हो, तो क्या करता है राज्यपाल, कोई ऐसा अध्यादेश, जो कि अध्यादेश के बारे में हम बता चुके हैं, आधा आदेश को कहते हैं, कि कोई राज्यपाल को लगने लगे कि ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित करना, ऐसा कहना ज़रूरी है, प्रख्यापित करना ज़रूरी है जिसकी तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए, तो ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर देगा जो उसे उस परिस्थिति में ज़रूरी लगेगा। इसमें एक परंतुक है, हालांकि राष्ट्रपति वाले में परंतुक नहीं था, यहाँ पर परंतुक है। परंतुक ये है कि राज्यपाल क्या करेगा, ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेगा, जिसमें विधानमंडल को राष्ट्रपति की मंजूरी लेना होती है विधेयक बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए। तो वहाँ पर क्या करेगा, राज्यपाल भी राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, फिर जाके अध्यादेश पारित करेगा, प्रख्यापित करेगा, जारी करेगा, प्रख्यापित करेगा, अनाउंस करेगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। दूसरी बात आप समझ ले, इस अनुच्छेद 213 की दूसरा उपअनुच्छेद है ये, कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के अंतर्गत होता जो कि अधिनियम
राज्य का विधानमंडल बनाता है। कहने का मतलब है जो राज्यपाल ने अध्यादेश प्रख्यापित किया है उस अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो कि राज्य के विधानमंडल ने कोई अधिनियम पारित किया होता तो वो प्रभाव रखता। दूसरी बात इसमें यह है कि ऐसा अध्यादेश क्या होगा, जैसे ही दोनों, अगर विधानमंडल में दो सदन है तो दोनों सदन जब पुनः समवेत हों और समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह अध्यादेश अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक। और दोनों सदन, अगर 2 सदन है तो दोनों सदन या फिर एक सदन है विधानमंडल का तो वो सदन क्या करे, इस पुनः समवेत होने के बाद और 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या करे, ऐसे जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, ऐसे प्रख्यापित अध्यादेश को क्या करे, अनुमोदित कर दे, नकार दे, मना कर दे, तो ऐसा अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जैसे अपने आप उसी समय समाप्त हो जाएगा जैसे ही विधानमंडल इस पर अपनी अनुमति नकारता है या इसका अनुमोदन कर देता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही विधानमंडल क्या करेगा, इस पर अपनी नामंजूरी जाहिर कर देगा, तो ये जैसे ही नामंजूरी जाहिर हो जाती है, ये जो अध्यादेश पारित किया गया था ये अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाएगा और 6 सप्ताह के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। पुनः 6 सप्ताह कब से लगेंगे, जब क्या हो, विधानमंडल पुनः समवेत हो, पुनः वो अपने एक्टिंग वर्क में, एक्टिंग पोजीशन में आ जाए। फिर खा पॉइंट में बात बताई गई है कि राज्यपाल किसी भी समय ऐसे अध्यादेश को वापस ले सकेगा। तीसरी और आखिरी बात बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर ऐसा कोई अध्यादेश राज्यपाल ने प्रख्यापित किया है जिसको प्रख्यापित करने का उसको अधिकार नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे अधिनियम को पारित करने का विधानमंडल का अधिकार नहीं था, या ऐसा विधानमंडल उस अध्यादेश को, उस अधिनियम को पारित कर सकता था सिर्फ ऐसी अवस्थाओं में जबकि वो राष्ट्रपति की अनुमति लेता। तो कहने का मतलब यह है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई अध्यादेश ऐसा प्रख्यापित कर दिया है राज्यपाल ने जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को अधिनियम बनाने की शक्ति नहीं थी, तो ऐसा अध्यादेश उस सीमा तक, जिस सीमा तक राज्यपाल को शक्ति नहीं है, शून्य हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे आप। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 213 के बाद 215 पर। 215 आर्टिकल कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय के बारे में हमने बताया था, हर वो न्यायालय जिसको अपने अवमान के बारे में दंड देने का अधिकार हो, वो न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहलाता है। तो उच्च न्यायालय को भी अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है, इसलिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है एक, PR आदिकेशवन बनाम रजिस्ट्रार जनरल मद्रास उच्च न्यायालय और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, अपीलार्थी जो इसमें बताए गए हैं वो अपीलार्थी अधिवक्ता थे, और अधिवक्ता होने के कारण इन्होंने क्या किया, अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर काफ़ी उपद्रव मचाया, और इस उपद्रव के सब के कारण इनको क्या हुई, सज़ा हुई है। देख ले पहले मैटर को। अनुच्छेद 215 से संबंधित ये उच्च न्यायालय का एक निर्णय है। उच्च न्यायालय ने क्या किया, अपीलार्थी के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट के निष्पादन के समय उच्च न्यायालय परिसर के बाहर सड़क पर निष्पादित
पुलिस टीम का विरोध 50 वकीलों के साथ मिलकर करने के आरोप में अपीलार्थी को 2 माह के कारावास, 2000 रुपये के जुर्माना और 1 साल तक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील। संक्षेप में मामला ये समझ लीजिए आप कि जो अपीलार्थी हैं ये अधिवक्ता हैं और इन्होंने अवमानना की थी उच्च न्यायालय की, और उच्च न्यायालय ने अवमानना के संदर्भ में इनको क्या किया था, वारंट किया, गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी किया। तो गैर जमानती वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए पुलिस टीम जब इनके पास गई, इनको गिरफ्तार करने गई, तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिवक्ता साथ 50 अधिवक्ता साथियों के साथ, वकीलों के साथ मिलकर क्या किया, उस टीम का अपोज किया, उस पर पत्थरबाजी की। तो ये सब देखते हुए उच्च न्यायालय ने क्या किया, इन पर 2 महीने का कारावास, 2000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी। तो ये अधिवक्ता महोदय जो थे अपीलार्थी, ये उच्चतम न्यायालय चले गए। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। निर्णय सार में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी जो को आदेश जो दिया गया था 25 मार्च 2022 के द्वारा, जो खंडपीठ की अवमानना इन्होंने की थी, वो जो दंडादेश दिया गया, जो जुर्माना दिया गया, वो ठीक था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने देखा कि वीडियो फुटेज से स्पष्ट था कि ये अधिवक्ताओं के साथ मिलकर पुलिस टीम पर गालियां दे रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, हाथापाई की इन्होंने और टीम पर हमला किया। ये सब देखते हुए ये सब आपत्तिजनक, अपमानजनक चीज़ें हैं जो कि एक अधिवक्ता पर शोभान्वित नहीं है। ये सब देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो उच्च न्यायालय का दंडादेश है, आदेश है, जुर्माना है, ये ठीक है और हम उच्च न्यायालय के आदेश से बाकायदा सहमत हैं और अपीलार्थी की अपील को हम निरस्त करते हैं और जितना भी जो भी जुर्माना दिया गया, जो प्रतिबंध लगाया गया, वो सब ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय पर मोहर लगा दी। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 217 में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। क्या क्या होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए? तो पहली बात तो ये है कि कौन करता है नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो ये प्रश्न आता है, तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और ये जो न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के, ये 62 साल की उम्र तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके लिए 2 योग्यताएं होना चाहिए, 2 में से कोई भी एक योग्यता होगी तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हैं आप। पहली बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो। दूसरी बात, या तो 10 साल तक आप कहीं पर न्यायिक पद पर हों, या फिर किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक आप अधिवक्ता रहे हों, तो आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होंगे। ऐसा अगर है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर अनुच्छेद 219 में आ जाइए। आर्टिकल 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या तो राज्यपाल शपथ दिलाता है या फिर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, ऐसे नाम निर्दिष्ट कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। फिर अनुच्छेद 224 का मुख्य परीक्षा से संबंधित है और 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। तो पहले हम देख लें जो अनुच्छेद 224 का है, ये मुख्य परीक्षा में आता है 224A। अनुच्छेद 224 का कह रहा है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो 2 चीज़ें आती हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन है, जो सेवा से निकल चुके हैं, और होता क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, हमारे पास न्यायमूर्ति कम है, न्यायाधीश कम है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे व्यक्तियों को जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश पहले रह चुके हैं उन लोगों को न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए अनुरोध करेगा। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा व्यक्ति जो उनके अनुरोध पर उच्च न्यायालय की बैठकों में काम करने आया है वो हर भत्ते का हकदार होगा जो उसको न्यायाधीश के रूप में मिलना चाहिए, और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हर वो शक्ति रखेगा जो कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की शक्ति होती है, हर वो अधिकारिता होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता होगी। मगर फिर भी ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि शक्तियां सारी होंगी, सारे काम करेगा, सारे अधिकार रखेगा, मगर फिर भी वो क्या होगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, 2019 में आया था, के श्रीधरन राव बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ था? इन्हें नियुक्त किया गया था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, मगर ये इन्होंने बाद में कहा कि हमें, चूंकि आपने बुलाया था, अनुरोध किया था, तो हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, पेंशन वगैरह मिलना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपको पेंशन वगैरह नहीं मिल सकती, क्योंकि आप जब काम कर रहे थे तो आपको अधिकारिता थी, मगर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। इस तरह से ये मामला क्लियर कर दिया था उच्चतम न्यायालय ने। फिर आप आ जाइए अनुच्छेद 226। हमने बताया था कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। उसके अलावा यहाँ पर हमने लिख दिया है अनुच्छेद 228, 230 और 233, 235, ये सब मुख्य परीक्षा के हिसाब के हैं, इसलिए आगे पढ़ाएंगे हम आपको। उसके बाद एक यहाँ पर अनुच्छेद आपको मिलेगा, अनुच्छेद 231। यहाँ पर हमने अनुच्छेद नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिख दिया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये एग्जैक्टली अनुच्छेद 231 है, जिसमें संसद को ये शक्ति है कि वो विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके। मतलब एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत 2 या अधिक राज्य आ सकेंगे, ऐसी अधिकारिता है संसद को नियम बनाने की। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 224A पढ़ा चुके हम आपको, 228 पर आ जाइए। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। 226 हमने बता दिया है कि कुछ उच्च न्यायालय को कुछ रिट निकालने की अधिकारिता होती है। कुछ रिट, वही रिट का मतलब वही है, 5 रिट होती हैं, 5 रिट निकालने की अधिकारिता उच्च न्यायालय को भी है। फिर 228 आर्टिकल कहता है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। उच्च न्यायालय का अगर ये समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मामला ऐसा है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और ऐसे मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है कि हम उस मामले को अपने पास मंगा लें, तो उच्च न्यायालय क्या करता है? ऐसे मामले को अपने पास मंगा लेता है और उस मामले को या तो स्वयं निपटा सकता है या फिर उस विधि के प्रश्न को, जो विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित था, उस प्रश्न को अवधारित कर देता है उच्च न्यायालय, अपने हिसाब से निर्देशित कर देता है, सॉल्व कर देता है और उस प्रश्न पर निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित उसी न्यायालय को मामला फिर से वापस भेज देता है जिससे उसने मामले को मंगाया था, और कहता है कि इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है और इस सॉल्व सॉल्यूशन के आधार पर आप क्या करिए? निर्णय दीजिए। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 230 में, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। क्या मतलब है इसका? अभी हमने 231 बता दिया था आपको आर्टिकल, ये 230 है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। क्या करें? बहुत ध्यान से बात को समझ लीजिए, मेंस में आया ही, एचजेएस में कई बार आ चुका है, यूपी एचजेएस में।
इसमें बताया गया है, पहला पॉइंट बताया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। कहने का मतलब है संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता में उसको समर्पित कर दे या फिर किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी भी अमुक उच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर निकाल ले। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को है। दूसरी बात है, जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहां पर क्या होगा। कहने का मतलब है क्या उच्च न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र की अधिकारिता में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो इस संविधान की किसी बात का अर्थ ये नहीं लगाया जाएगा कि भी उस राज्य के विधानमंडल की अधिकारिता में वृद्धि निर्बंधन के लिए सशक्त करती है। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय अपने अधिकारिता का प्रयोग करते रहेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस राज्य के जिस राज्य से संबंधित वो उच्च न्यायालय है वो उस राज्य में विधानमंडल की अधिकारिता में कोई वृद्धि कर सकता है या कोई निर्बंधन लगा सकता है या कोई रुकावट लगा सकता है। ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा। फिर खा पॉइंट में बताया गया है राज्यपाल के प्रति निर्देश को राष्ट्रपति के प्रति निर्देश माना जाएगा। क्या कहने का मतलब है, चूंकि संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं और राज्य जो हैं राज्यपाल के अंतर्गत आते हैं, तो जब संघ राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता होगी तो वहां पर जो भी राज्यपाल के प्रति निर्देश होगा वो डायरेक्ट ही राष्ट्रपति के प्रति निर्देश माना जाएगा, ना कि राज्यपाल के प्रति निर्देश। फिर आप आर्टिकल 233 में आ जाइए। 233 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें बताया गया है पहले पॉइंट में कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। कहने का मतलब है किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। और कैसे करता है, चाहे वो नियुक्ति हो, पद स्थापना हो या फिर प्रोन्नति हो, राज्यपाल करेगा। और कैसे करेगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद करेगा। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक होगा, योग्य होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दूसरे पॉइंट पर बेस्ड एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। ये 2019 में भी आया था और 2020 में भी। इस दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझ लें कि वो व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। कहने का मतलब है जिला जज बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो जिला जज बनना चाह रहा है वो पहले से संघ या राज्य की सेवा में ना हो। दूसरी बात, उसने क्या किया हो, कम से कम 7 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता या वो प्लीडर रहा हो, बीच में कोई उसने ज्वाइनिंग ना ली हो, और ऐसे पद के लिए क्या हो, उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो, तभी वो जिला जज या एडिशनल जिला जज एडीजे जिसे कहते हैं, तभी वो नियुक्त हो सकता है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये धीरज मोर बनाम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय 2020। ये पूर्ण पीठ का निर्णय है। इससे पहले खंडपीठ का भी एक निर्णय आया था 2019 में, और इस पूर्ण पीठ के 2020 के बाद बहुत से लोगों को एडीजे बनाया गया जो पहले नहीं हो पाए थे सेलेक्ट, वो 2020 के इस निर्णय के बाद सेलेक्ट हुए, और बहुत से ऐसे लोग जो सेलेक्टेड थे उनको बाहर निकाल दिया गया। हुआ क्या था एग्जैक्टली इस केस में, उच्चतम न्यायालय की जो पूर्ण पीठ थी उसने कहा कि राज्य की न्यायिक एग्जैक्टली इसमें पंगा ये हो रहा था कि जो न्यायाधीश थे, जो सिविल जज थे, वो भी सेलेक्ट हो गए थे एडीजे के फॉर्म में,
और वो चाहते थे कि हमको एडीजे की प्रमोशन मिले, एडीजे का पद मिले। और जो अधिवक्ता थे वो चाह रहे थे कि जो ये पहले से सिविल जज है इनको एडीजे इस प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं बनाया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूर्ण पीठ ने कहा, पहला पॉइंट में अपने निर्णय के पहले पॉइंट में कहा कि राज्य के न्यायिक सेवा में कार्यरत सदस्यों की जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति केवल पदोन्नति या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही की जा सकती है। कहने का मतलब है जो न्यायिक सेवा में व्यक्ति हैं वो अपनी विभागीय परीक्षा देंगे या फिर सीमित प्रतियोगी परीक्षा देंगे, ये डायरेक्ट परीक्षा में पास होकर एडीजे नहीं बन पाएंगे। दूसरे पॉइंट में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 233(2) के अंतर्गत, अभी हमने आपको बताया था ये 233 का उपखंड जो उप अनुच्छेद 2 था, अनुच्छेद 233(2) के प्रयोजनार्थ किसी अधिवक्ता को नियत तिथि पर और जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के समय पर 7 वर्ष से अनधिक समय से लगातार व्यवसाय में होना चाहिए। न्यायिक सेवा के सदस्य जो अपनी नियुक्ति से पूर्व 7 वर्ष के लिए प्रैक्टिस का अनुभव रखते हैं या न्यायिक सेवा और व्यवसाय दोनों का मिश्रित 7 वर्ष के अधिक के व्यवसाय का अनुभव रखते हैं, एक जिला न्यायाधीश के रूप में प्रत्यक्ष चयन हेतु आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। कहने का मतलब हुआ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आप ये डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षा एडीजे की देना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, बीच में कोई पद आपने ग्रहण ना किया हो, आपकी लगातार 7 साल की प्रैक्टिस हो, ना कि ऐसा आप कह सकते हैं कि आप अपनी सिविल जज की नौकरी से पहले 7 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो आपका नियम नहीं लगेगा। या फिर जज और प्रैक्टिस मिला के 7 साल हो रहे हैं तब भी आप फॉर्म भरने के या एडीजे बनने की लायक नहीं है। डायरेक्ट परीक्षा में आप डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षा से आप एडीजे नहीं बन पाएंगे। तदनुसार न्यायिक सेवा अधिकारियों को प्रत्येक चयन के द्वारा जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति से प्रतिष्ठित किया जाता है। कहने का मतलब हुआ जो सिविल जज थे जो एडीजे की परीक्षा में पास हो गए थे उनके लिए उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ कह दिया कि आप क्या हैं, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसके जरिए आप न्यायाधीश एडीजे नहीं बन पाएंगे, आप विभागीय परीक्षा दीजिए, उस तरह से आप अपनी विभागीय परीक्षा पास करके आ सकते हैं। इसके बाद यह हम लोगों का आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। किसका नियंत्रण होता है अधीनस्थ न्यायालयों पर, तो सीधी सी बात है जिला न्यायालयों का, जिला न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। इसको लिखना कैसे ये बात को ध्यान से समझ लें। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीशों के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाली व्यक्तियों की पद स्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वो किसी व्यक्ति के अपील के अधिकार को छीनती है। अनुच्छेद 235 में क्लियर बात कह दी गई कि जो भी जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिनमें जिला न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पद होते हैं जिला न्यायालयों में, जिला न्यायाधीश के पद को छोड़कर सारे व्यक्तियों को प्रोन्नति देना, उनकी पद स्थापना करना या उनको छुट्टी देना उच्च न्यायालय में निहित होगा। मगर ये भी क्लियर कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को जो अपील करने का अधिकार है वो नहीं छीन पाएगा किसी भी हाल में उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत। हालांकि इसके आगे पीडीएफ में सहकारी समितियां भी बताई हैं हमने, थोड़ा सा और पढ़ा दें, शॉर्ट नोट टाइप में आते हैं, 2 टॉपिक हैं ये, पढ़ा देते हैं हम आपको। अनुच्छेद 243 ZH में है, भाग 9 खा कहलाता है सहकारी समितियां। हालांकि सहकारी समितियां हम अगले टर्न पर आपको पढ़ाएंगे, फिर भी यहाँ पर हम ये जो टॉपिक आए हैं ये इनको क्लियर कर दें। और ये भी वहाँ पर पढ़ाएंगे कि कभी अंतः स्थापित की गई हैं, ये भी ध्यान पूछा जाता है कभी कभार प्रश्न आपसे।
यहाँ पर सिर्फ आप सहकारी समितियों की डिफिनेशन समझ लीजिए कि सहकारी समिति से अभिप्राय किसी राज्य में तत्समय प्रभावी किसी सहकारी समिति से संबंधित विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से। मतलब कोई भी समिति जो या तो रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत की तरह हो, ऐसी हर समिति सहकारी समिति कहलाती है। उसके बाद अनुच्छेद 244 जो कि भाग 10 में आता है, ये अनुच्छेद 244 एग्जैक्टली अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। 2 पॉइंट इसमें बताए गए हैं, दो उप अनुच्छेद हैं। पहला उप अनुच्छेद कहता है 5वीं अनुसूची के उपबंध क्या होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लागू होंगे, प्रशासन को लागू होंगे। कहने का मतलब है जो 5वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सारे राज्यों की जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, इन सब के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं। और 6ठी अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वो उसके उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के सिर्फ और सिर्फ जनजाति क्षेत्रों को के प्रशासन को लागू होते हैं। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया, अगर कोई आपको असुविधा हो तो इस नंबर पर हमारे संपर्क कर लीजिएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालेंगे तो जैसे ही फिरोज सर डालेंगे तो हमारा नाम आप सबसे ऊपर पाएंगे। जितना भी मैटर है वहाँ पर सारे वीडियोज़ हमने आपको दे दिए हैं। आप सीरीज़ में नीचे की तरफ चले आइए, सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। इससे पहले हम आपको एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC दे चुके हैं। ये आप हमारा चौथा एक्ट चल रहा है, मेजर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं तो पूरी सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। उसके अलावा एक सब्जेक्ट पूरा एक वीडियो में भी दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपको पढ़ना हो, पार्ट में पढ़ना हो पार्ट में पढ़ सकते हैं, कंप्लीट वीडियो एक साथ पढ़ना हो एक साथ पढ़ सकते हैं। कोई असुविधा होने पर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मैटर सारे जुडिशरी एग्ज़ाम, चाहे HJS हो, APO हो, PCSJ हो, सबके लिए पर्याप्त मैटर है। चाहे पूरा प्री प्लस मेंस पे बेस्ड ये सीरीज़ है, क्लियर कर दिया है कि प्री में किस तरह के प्रश्न आते हैं, मेंस में किस तरह के प्रश्न आते हैं। पूरे मैटर को हमने सारे केस लॉज के साथ दिया हुआ है। चाहे आप LLB कर रहे हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे लोगों के लिए ये पर्याप्त मैटर है। इसलिए इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए, जो भी लॉ से संबंधित व्यक्ति हो सबको ये मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।